कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। जो नाभिक है उसका दो विखंडन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इस अभिक्रिया के अंदर 3 न्यूट्रॉन हैं वो मुक्त होते हैं। भले हो क्रिप्टॉन और बेरियम बाकी भी हैं, लेकिन न्यूट्रॉन से ही क्यों मतलब है इसलिए क्योंकि इसके विखंडन के लिए जो उत्तरदायी कण है वो कौन है? आपका न्यूट्रॉन है। ठीक है ना, एक न्यूट्रॉन से विखंडन होता है और 3 न्यूट्रॉन अपने को प्राप्त होते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रभावी है वो हो जाता है। यानी इस न्यूट्रॉन की सारी अपने को रिएक्शन है वो उसका ध्यान रखा जाएगा, किस प्रकार से ये गति करता है, इसकी ऊर्जा कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, सारा ध्यान अपने को रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहता है, यानी इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है कि उसको जो माध्यम है आपका उसको छोड़कर बाहर चला जाता है, यानी बहुत तेज़ी से बाहर चला जाता है ऊर्जा ज़्यादा होने पर। नुकसान क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा तो अभिक्रिया आगे नहीं चल पाएगी। और बहुत कम हो रहता है मंदन तो अपने को करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि 3 के 3 न्यूट्रॉन काम में आ जाए अभिक्रिया में, क्योंकि अगर सभी न्यूट्रॉन अभिक्रिया में आपके काम में आ जाएंगे उस कंडीशन में भी आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, यहाँ पर जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो कैसी हो गई? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब को बैलेंस करने के लिए हमें न्यूट्रॉन की जो गति है उसको मंदन करना पड़ता है। और ये मंदन का कार्य हम किससे जोड़कर चलते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर से जोड़कर चलते हैं। तो आपने देखी थी अभिक्रिया कि एक हमारे पास में पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है। ठीक है, ये विखंडन के बाद में किस प्रकार से विखंडित होता है? तो मैं कहता हूँ कि ये m1 द्रव्यमान का पार्टिकल है और u1 वेग से गति करता है, और जो दूसरा पार्टिकल है उसका द्रव्यमान कितना है? m2 है, लेकिन ये u2 तो है, लेकिन u2 का मान कितना हो गया? u2 बराबर 0। यानी ये क्या है? टक्कर से पूर्व विरामावस्था के अंदर स्थित है। टक्कर के पश्चात क्या होगा? तो टक्कर के पश्चात हम कहते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ चला जाता है m1 और वो किस वेग से होता है? v1 वेग से चला जाता है। और दूसरा जो कण है वो कौन सा है? आपका m2, और ये किस वेग से आ जाता है? v2 वेग से आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने को साधारण ध्यान में है। ये लेबोरेटरी फ्रेम का भी जो रहेगा कार्य वो रहता है। यहाँ पर m1 है, ये कौन है, और m2 कौन है? तो यहाँ पर एक को अपन न्यूट्रॉन है वो मान लेंगे। ठीक है ना, और दूसरा क्या रह जाएगा? मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि ये क्या है? मंदक पदार्थ है, और ये क्या है? मेरा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को क्या माना है हमने? गतिशील, क्योंकि अभिक्रिया से उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से ऊर्जा इसके पास ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ से क्या करेगा? गतिशील है वो रहता है। क्या वेग मैंने इसका माना है? u1 वेग है वो माना है, और दूसरे का क्या मान लिया है? u2 वेग। ठीक है, टक्कर के पश्चात क्या हो जाएंगे इनके कण के? तो टक्कर के पश्चात हम कहते हैं कि इनके वेग क्या हो जाएंगे? v1 और v2 है वो हो जाएंगे। अच्छा, एंगल, तो इसका एंगल कितना लिया था हमने? θ1, और ये एंगल कितना लिया था? θ2। ठीक है, कंसीडर करेंगे इसके जो भी रिजल्ट थे वो सारे के सारे अपने को काम में लेने हैं। ये कौन सी फ्रेम है? तो हम कहते हैं कि ये जो फ्रेम काम में लिए भाई हमने, इसको हम कहते हैं एल फ्रेम या लेबोरेटरी फ्रेम। ठीक है, दूसरा जो फ्रेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? CM फ्रेम, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है, और ये क्या कहलाता है? एल फ्रेम या प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। ठीक है, ये स्थिति है। दूसरा क्या रहेगा? यानी ये भी टक्कर करता है, तो इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, प्लस से भी शो कर सकते हैं। ओके, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की विशेषता क्या है? m1, जो द्रव्यमान केंद्र रहता है आपका उसका वेग हमेशा कितना रहता है? 0 रहता है। सेंटर ऑफ मास का वेग जो रहता है। ठीक है ना, यही कारण है कि यहाँ पर m2 जो कि प्रयोगशाला में वास्तविक रूप से क्या है? विरामावस्था में, फिर भी यहाँ पर अपन क्या मानते हैं? इसको गतिशील अवस्था के अंदर मानते हैं। ठीक है, और ये m1 और इसका वेग क्या था? u1, तो इसमें किससे शो करेंगे? u1 डैश से।
m2 जो था उसको किससे वेग से शो करेंगे, u2 डैश से। ओके, टक्कर के बाद में क्या स्थिति है, तो टक्कर के बाद में एक इधर चला जाएगा और एक इसके विपरीत इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वेग क्या हो जाएगा, मैं कह दूं v2 डैश, और इसका वेग क्या हो जाएगा v1 डैश, यानी ये कौन सा है m1 है और ये कौन सा है आपका m2 है। क्लियर। यहाँ पर एंगल कितना होगा, तो ये प्रारंभिक दिशा से थीटा कोण पर दोनों के दोनों क्या होंगे, परिकिरणित होंगे, ठीक है। तो ये हमने दोनों निर्देश तंत्रों के लिए जो इसका मान है वो काम में लिया है। सेंटर ऑफ मास और लेबोरेटरी फ्रेम काफ़ी कुछ हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के बारे में। क्या पढ़ना है सर, पढ़े हुए ही हैं, बिल्कुल आप पढ़े हुए हैं, फिर भी हमें पढ़ना है। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र आ जाता है तो उसका वेग भी आएगा, जिसको किसके द्वारा शो करते हैं हम, VCM के द्वारा शो करते हैं। इसका मान क्या होता है, तो द्विकणीय, जो इस चैप्टर के शुरू हमने पढ़ किया था वहाँ पर हमने कहा था कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण और u1 और u2 वेग से गतिशील होते हैं। तो क्या हो जाएगा, VCM बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस, अच्छा जी, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। ये किसका वेग है, VCM सेंटर ऑफ मास का वेग है, ठीक है ना। यहाँ u2 कितना है, तो u2 क्या है आपका 0, u2 0 है तो 0 कर सकते हो, तो मान कितना आ जाएगा m1 u1, या यहाँ भी इसको लिख सकते हैं m1 u1 अपॉन m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसका मान मैंने रख दिया, VCM है, उसका मान है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है ना। और सरल कर सकते हैं क्या इसको, m1 u1, m1 देखो दो जगह है, तो अंश और हर में से कॉमन ले लें, तो अंश में तो एक m1 है, यहाँ कॉमन ले लें तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ है नहीं तो भाग लग जाएगा, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 बाई m1, ठीक है। m2 बाई जो m1 है इसको हम कैपिटल A के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं u1 अपॉन 1 प्लस a, जहाँ a का मान क्या है, तो a बराबर मैं कह सकता हूँ a बराबर क्या है m2 बाई m1, यानी इन दोनों का रेशियो है वो क्या कहलाता है आपका a कहलाता है, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब हम कहते हैं VCM का वेग आ गया क्या हमारे पास में, बिल्कुल आ गया। VCM बराबर हमने क्या कह दिया u1 अपॉन 1 प्लस a, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं u1 अपॉन 1 प्लस a, ठीक है। VCM का ये मान आ गया हमारे पास में। अब दूसरा किसका मान रखें, तो हम कहें कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व कणों का वेग, यानी u1 डैश और u1 में रिलेशन है क्या, बिल्कुल u1 डैश बराबर u1 माइनस VCM, इस प्रकार से भी इसको व्यक्त किया जा सकता है, और यहाँ पर मान है उसको पुट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अपन क्या देख रहे थे इसमें, u1 डैश बराबर u1 माइनस VCM। अच्छा, VCM का मान है क्या हमारे पास में यहाँ पर, बिल्कुल ये रहा u1 अपॉन 1 प्लस a, तो ये मान कहाँ रख देंगे, इसमें यहाँ पर रख देंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी u1 माइनस u1 अपॉन 1 प्लस a। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो u1 डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मान कितना रह जाएगा इसका au1 अपॉन 1 प्लस a, ये मान है वो अपने पास में क्या रह जाएगा, इसका शेष रह जाएगा, ठीक है ना। किसका मान है ये, u1 डैश का मान वो है वो आ गया। तो ये हमने मान इसमें समीकरण एक अपन कह सकते हैं, एक ये रहा जिसमें VCM का मान ज्ञात किया था, और दो क्या आपका ये वाला समीकरण रहा। तो VCM का मान भी आ गया, और दूसरा किसका मान आ गया, u1 डैश है उसका मान आ गया। इसी प्रकार से दूसरा मान किसका ज्ञात करेंगे, तो
तो u2 डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या अपन? u2 डैश क्या था अपने पास में? तो u2 डैश इज इक्वल टू, देखो u1 डैश था, u1 माइनस VCM, ऐसे u2 डैश बराबर क्या हो जाएगा? u2 माइनस VCM। तो u2 माइनस VCM, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, u2 माइनस का VCM। ठीक है जी। VCM का मान, u2 का मान क्या है? तो u2 का मान मंदक के लिए अपन ने क्या माना था? 0 है प्रारंभिक अवस्था में, तो 0 है तो 0 रखते ही इसका मान क्या आ गया? u2 डैश बराबर माइनस का VCM, और माइनस VCM का ये रहा मान, तो माइनस का u1 अपॉन 1 प्लस a, ये हमारे पास में किसका मान आ गया? u2 डैश का मान आ गया। तो u1 डैश का मान आ गया और u2 डैश का मान है वो भी आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये तो टक्कर के पूर्व दोनों के वेग हो गए, यानी हम क्या करना चाह रहे हैं कि u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश, v2 डैश ही चारों मान आ जाए अपने पास द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, तो u1 डैश और u2 डैश तो आ गए दो मान, तो जो एक समीकरण 2 में और एक समीकरण 3 के अंदर। ठीक है, अब जो शेष रह गए तो कौन कौन से? v1 डैश और v2 डैश, उनके मान भी किस प्रकार से होंगे? तो v1 डैश बराबर v1 माइनस VCM, और इसी प्रकार v2 डैश भी क्या हो जाएगा? तो v2 डैश का मान भी क्या हो जाएगा? v2 माइनस VCM। इस प्रकार से इनके मान हैं, उनको आप पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की स्थिति क्या है? तो द्रव्यमान केंद्र मैंने पहले ही बता दिया आपको, स्थिर रहता है, तो कुल संवेग होगा, और यानी इसका कुल संवेग होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र का 0 होता है। इसीलिए ये संवेग और ये संवेग टक्कर से पूर्व होते हैं, क्या होते हैं? समान होते हैं। तो पहले समान होते हैं तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि टक्कर से पूर्व कणों का कुल संवेग और टक्कर के पश्चात कणों का कुल संवेग क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टक्कर से पहले 0 है तो टक्कर के बाद में भी 0 होगा, यानी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और उसको हमने प्रूव भी किया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर अपन ने प्रूव किया था, और प्रूव किया तब हमने क्या उसमें माना था? उसका मान, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, प्रूव किया था तो हमने कहा था कि इनकी दिशा तो देखो विपरीत होती है, यानी हमने कहा था u1 डैश बराबर मॉड्यूलस ऑफ v1 डैश और u2 डैश बराबर मॉड्यूलस ऑफ v2 डैश। इस प्रकार से हमने इसको रखा था। ठीक है ना, u1 डैश बराबर v1 डैश और u2 डैश बराबर v2 डैश। ठीक है, कि टक्कर से पूर्व जो इस कण का वेग है उतना का उतना ही वेग रहेगा, लेकिन दिशा क्या रहती है? विपरीत रहती है। बस यही हमने वहाँ पर प्रूव किया था पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर ही सकते हैं। तो मान ज्ञात कर लीजिए, v1 डैश बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो v1 डैश बराबर मान हमने रख लिया, v1 डैश का मान क्या है ये तो हमें पता ही है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। v1 डैश बराबर क्या है? v1 माइनस VCM, इसका मैं पक्षांतरण कर लेता हूँ, तो v1 बराबर क्या आ जाएगा? v1 डैश प्लस का VCM। ठीक है, क्या किया है भाई मैंने? यहाँ से इसका पक्षांतरण कर दिया, तो पक्षांतरण करते ही क्या हो गया? v1 डैश प्लस का VCM बराबर v1 सदिश। ओके, तो v1 बराबर v1 डैश प्लस का VCM, और इसका हम क्या कर सकते हैं? इसका हम कर सकते हैं हम वर्ग। ठीक, वर्ग कर दें तो वर्ग ध्यान में है आपको करना आता है। इधर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, v1 का सीधा स्क्वायर और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ओके, तो ये मान हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डैश, देखो अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है। अब दोनों के अंदर दोनों सदिश राशियाँ हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ v1 डैश का स्क्वायर प्लस VCM
का स्क्वायर प्लस का 2v1 डैश डॉट VCM डैश, इस प्रकार से हम इसका मान है वो रख सकते हैं। वर्क करेंगे तो ये जो इनका सदिश राशि है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। v1 स्क्वायर बराबर v1 डैश स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर प्लस का 2v1 डैश VCM, मैंने डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। इस प्रकार से इसका मान है वो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो v1 स्क्वायर और v1 डैश का स्क्वायर, तो v1 डैश का मान हमारे पास है क्या, अभी अभी यहाँ पर समीकरण नंबर 2 था जो मैंने मिटा दिया, वो अपना मान था इसका। ठीक है ना, क्या मान था, au1y1 प्लस a, ऐसा ही मान था। तो वो मान हम v1 डैश का रख सकते हैं। VCM का मान ये रहा, VCM का मान पहले यहाँ पर था समीकरण नंबर 1 जो थी, तो वो मान यहाँ रख सकते हैं। और 2v1 VCM, v1 डैश VCM, तो v1 डैश और VCM दोनों के मान हैं, पुट कर दीजिए तो कितना मान आ जाएगा हमारे पास पुट करने पर। तो यहाँ पर जब मैं इनका मान रखता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, कितना मान आ जाएगा, एक तरफ तो क्या आ जाएगा v1 स्क्वायर, v1 का स्क्वायर, दूसरी तरफ v1 डैश, तो v1 डैश क्या था, au1 अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस VCM की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, तो VCM आप देखेंगे तो मान था u1 अपॉन 1 प्लस a, u1 अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस 2v1 डैश, तो 2v1 का तो ये मान रहा au1 अपॉन 1 प्लस a, और दूसरा मान किसका रहा, दूसरे पद का, तो VCM का मान ये रहा u1 अपॉन 1 प्लस a इंटू कोस ऑफ थीटा, ये मान है। ठीक है, अब देखो इसमें u1 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, इसमें भी u1 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी u1 अपॉन 1 प्लस ए इंटू u1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो इस पूरे पद को मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर कर सकता हूँ, तो मान कितना आ जाएगा u1 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले पद में क्या बच गया, इसमें ए स्क्वायर, दूसरे पद में प्लस 1 प्लस का 2 कोस थीटा, 2a कोस थीटा ना, 2a कोस थीटा। इस प्रकार से इसके मान को पुट कर सकते हैं हम। ठीक है ना, अब ये हमारे पास किसका मान आ गया, v1 स्क्वायर का मान है वो आ गया। इसके अंदर से काम करते हैं, इस u1 स्क्वायर का लगा देते हैं भाग यहाँ पर v1 स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको समीकरण नंबर कितनी आ गई, 3 पहले की, तो ये समीकरण नंबर कितनी आ गई अपनी, 4। ठीक है, मैंने क्या किया है इसमें ध्यान में आ गया आपको, यहाँ पर आपका मान दे रखा था तो फिर मान केवल इसका वर्क किया, वर्क करने के बाद में मान है जो पहले की समीकरणों से पुट किए हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे हम इसमें बढ़ते चले गए। अब क्या करना है, तो हमें इसके रिलेशन चाहिए, v1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर, तो रिलेशन किस प्रकार से मिलेगा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो रिलेशन किस प्रकार से मिलेगा, तो ई के डैश, ऊर्जाओं का मैं मान ज्ञात कर लेता हूँ, ई के डैश बाई ई के, यानी ई के किसको शो करता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ई एनर्जी हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम तो कितना हो गया, ई के डैश बाई ई के। ओके, तो कितना मान हो जाएगा, तो ई के डैश, अच्छा ई के डैश का मान कितना होगा भाई, ई के डैश का मान जो आपका हो जाएगा टक्कर, हाँ डैश मतलब टक्कर के पश्चात, तो टक्कर के पश्चात कितना है 1/2 mv1 स्क्वायर। ठीक है ना, प्रथम कण के लिए केवल हम कंसीडर कर रहे हैं, और ई के का मतलब टक्कर से पूर्व है,
तो 1/2 mu1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मान क्या हो गया 1/2 m, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ v1 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर। यहाँ डेस का मतलब वो मत समझ लेना आपकी द्रव्यमान केंद्र के अंदर है। ये प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में है, प्रथम कण के लिए ऊर्जाओं का मान है, ठीक है। तो प्रथम कण के लिए टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, तो इके डेस है ये टक्कर से पूर्व ऊर्जा है, और इके है ये क्या है, सॉरी इके है वो क्या टक्कर से पूर्व है कण की गतिज ऊर्जा, और इके डेस है वो क्या है टक्कर के पश्चात कण की गतिज ऊर्जा है। कौन से कण की, तो प्रथम, तो मैं कह सकता हूँ EK1 या ये वाला ठीक रहेगा ना। तो EK1 यानी प्रथम कण की टक्कर से पूर्व ऊर्जा और टक्कर के पश्चात ऊर्जा, तो v1 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर, और इसका मान क्या है EK1 डेस बाई EK1, ठीक है। या तो ये वाला मान अपने पास इसका आ गया v1 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर आ गया क्या, देखो इसको मैं 1 हटा देता हूँ, ये प्रथम के लिए ऐसे ही रख लेना ना। तो देखो अब इसमें v1 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर ये मान आ गया EK डेस बाई EK, और ये मान मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर v1 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर, तो ये मान यहाँ रख सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका EK डेश बाई EK, यानी टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा और टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आई होप आपको इधर से, ठीक है। तो ये ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको, कि गतिज ऊर्जा का है तो वर्ग है, वेग का वर्ग इसी में मिलता है, इसलिए मान हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब इस मान को, ये मान मैंने यहाँ पुट कर ही लिया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो इधर EK डैश बाय EK डैश बाय EK बराबर 1 अपॉन, अब देखो हाँ ठीक, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कोस थीटा बाय 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हमारी गाड़ी कहाँ अटक गई, यहाँ कोस थीटा पर आकर अटक गई, ठीक है ना। कोस थीटा देखो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन 1 प्लस, जब मैं कोस थीटा बराबर क्या कर दूँ 1 कर दूँ, ठीक है ना। कोस थीटा बराबर 1 केस फर्स्ट, तो कोस थीटा बराबर 1 करते ही यहाँ पर ये क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, किसका मान हो गया 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी क्या होगा EK डैश बराबर इस कंडीशन में केस फर्स्ट में EK डैश बराबर क्या हो जाएगा EK, यानी कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी जो न्यूट्रॉन था उसकी प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा दोनों क्या है समान है। अरे भाई जब दोनों समान हो गई तो फिर मंदन कहाँ हुआ, वेग तो उतना का उतना ही रहा। तो ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन अपन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में कह देता हूँ केस सेकंड, और केस सेकंड क्या है आपका, केस सेकंड यानी थीटा बराबर मैं कह देता हूँ पाई हो जाए। तो थीटा बराबर पाई होते ही ये 1 माइनस 2a हो जाएगा, यानी 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा EK डैश बाई EK इज इक्वल टू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसको शो करता है, यानी यहाँ न्यूनतम और यहाँ क्या है अधिकतम, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा हानि है वो इस कंडीशन के अंदर होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन है वो टक्कर के पश्चात अगर उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ता है तो हम कहेंगे कि भाई क्या होगा, कोई इसमें परिवर्तन है वो नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा मतलब ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। जबकि जो न्यूट्रॉन है वो मंदक से टकराकर वापस उल्टी गति करे, मतलब ये मंदक है और यहाँ से न्यूट्रॉन आया और वापस इस प्रकार से चला गया, तो ये क्या कहलाती है, इस कंडीशन में अधिकतम ऊर्जा हानि है वो संभव होती है, ठीक है। और ये अपने आप से इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हम ये प्रूव कर सकते हैं। प्रति इकाई ऊर्जा हानि वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रति इकाई ऊर्जा हानि कैसे ज्ञात करोगे, तो प्रति इकाई ऊर्जा हानि
उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं 1 प्लस, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं 1 प्लस। प्रति इकाई ऊर्जा हानि जब ज्ञात करनी रहती है तो 1 प्लस भी कर सकते हैं या यहाँ पर 1 माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके मान हैं वो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो 1 ई के इधर का मान क्या आ जाएगा, तो इधर मैं कह सकता हूँ ई के माइनस ई के डैश अपॉन ई के, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो 1 जो प्लस वाले टर्म हो वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस का टर्म वो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका मान कितना आ जाएगा 4a अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ये किसका मान शो करता है, आपके प्रति इकाई ऊर्जा हानि का मान है वो शो करता है, ठीक है। तो इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि जब ए का मान इकाई के निकट हो तो ऊर्जा हानि क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, नाभिकीय भट्ठी में न्यूट्रॉनों के मंदन के लिए, कि अब देखो बार बार आप ये तो पढ़ रहे हैं कि मंदन के लिए मंदन होगा कैसे। तो हमने यहाँ पर देखा कि द्रव्यमान ए क्या है, तो ए है m1 और m2 का रेशियो, ठीक है ना। तो वो क्या होना चाहिए, समान। तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन का अधिकतम मंदन कब हो सकता है, जब उसके समान भार का जो कोई कण है वो वहाँ पर मंदक के रूप में काम में लिया जा सके। और समान भार का मंदक है वो D2O, तो D2 है जो किसका है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना, 3 होते हैं ना, 1H1 1H2 और 1H3, ठीक है। तो ये वाला जो पार्टिकल है ये कहलाता है ड्यूटेरियम, और इससे जो जल बनता है वो क्या कहलाता है, आपका भारी जल। तो भारी पानी को मंदक के रूप में काम में लेते हैं तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर उसका द्रव्यमान होता है। और हम क्या कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो इनका मंदन है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। और अधिकतम मंदन होगा तो आसानी से हम कह सकते हैं कि जो उसका न्यूट्रॉन का मंदन है वो हम कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, न्यूट्रॉनों के मंदन के बारे में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार कि न्यूट्रॉनों के मंदन के लिए सिद्ध कीजिए कि जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है उसमें न्यूट्रॉनों के मंदन के लिए भारी जल उपयुक्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये प्रूव करना रहता है। ओके, तो इतना पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।